दी क्रीपीएस्ट मांगा राइटर जुंजी, तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब मांगा लिखी जिन्हें पढ़ने के बाद दिमाग हिल सा जाता है। जिनमें से एक है फेमस मांगा ओजुमाकी। इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता दूं। ओजुमाकी से मतलब यहाँ से एक सिंबल से है, ये नारुतो उजुमाकी नहीं। तो ओजुमाकी एक स्पिरिल टाइप का सिंबल होता है जो कि टोर्नेडो जैसा होता है, बाहर से अंदर की तरफ जाता है। तो इस ओजुमाकी मांगा में टोटल 20 चैप्टर है, जिनमें से पहला चैप्टर जो वो है स्पिरिल ऑब्सेशन, और इसके 2 पार्ट है। जिसमें पहले चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि तुम किसी भी चीज को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। दूसरे पार्ट में देखने को मिलता है कि तुम किसी चीज से किस हद तक नफरत कर सकते हो। तो यकीन मानो कि वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस तुम हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लो और फिर आ जाओ, देखते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो किसी पहाड़ पर खड़ी होकर अपने गांव की तरफ देखती है और कहती है ये कुरोजोचो है, यानी कि कुरोजोचो उसके विलेज का नेम, और कहती है मैं यहीं पर बड़ी हुई। और मैं तुम लोगों से बताना चाहती हूँ कि यहाँ हाल ही में बहुत सारी अजीब सी घटनाएं घटने लगी हैं। और फिर ये लड़की पहाड़ से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देती है, और यहीं पर स्टार्ट होता है दी स्पिरिल ऑब्सेशन पार्ट 1। तो अभी स्टोरी उसी लड़की से स्टार्ट होती है जो कि पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही होती है, और वो भी अपना नाम बताती है कि उसका नाम किरीगोशिमा है। और वो कहती है कि वो कुरोजो के हाई स्कूल में पढ़ती है जो कि पहाड़ों पे ऊपर की तरफ है, और वहाँ से वो अपने पूरे टाउन को देख सकती है। और फिर कहती है कि उसका घर टाउन के बीचों बीच है, और वहाँ वो अपने पिताजी के साथ रहती है जो कि कोहार फैमिली से बिलोंग करते हैं, और साथ ही में उसकी माँ और एक छोटा भाई भी रहता है। और फिर वो अचानक से चिल्लाने लगती है और भागते हुए कहती है कि अरे नहीं, उसे सूची को लेने जा रहा था स्टेशन पर, वो इसके लिए लेट हो रही है। और फिर तभी इतने में उसके सामने बॉन्डल भी आ जाता है, लेकिन जल्दी होने की वजह से वो इसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। और फिर जब वो टाउन में पहुंचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि कोई एक पतली सी गली में किसी घर के कोने के पास बैठा हुआ है, और उसे लगता है कि वो सूची के फादर है, लेकिन वो ऐसे यहाँ पर कौन सी हरकत करे, उसे ये अजीब सा लगता है। और फिर वो उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तो कीरी को लगता है शायद ये सूची के पिताजी नहीं है, क्योंकि वो एक स्नेल के सेल को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं, और सूची को देखकर बहुत अजीब लगता है और डर से जाती है, और फिर वहाँ से भाग जाती है। और वो फिर सीधा कुरोजो टाउन के स्टेशन पर चली जाती है, और वहाँ पर सूची का इंतजार करने लग जाती है। वैसे सूची साइतो है कौन जिसका नाम बार बार आ रहा है, तो ये इसका एक क्लासमेट है जो कि अभी दूसरे टाउन के हाई स्कूल में पढ़ता है। तो अभी ये सूची जो है स्टेशन पर आ चुका है, और फिर कीरे और ये साथ में घर आ रहे होते हैं। तभी कीरे सूची से कहती है कि यू नो, तुम्हें मतलब पता है कि मैंने शायद तुम्हारे पिताजी को देखा, लेकिन वो बहुत ज्यादा अजीब हरकत करे। तो वो एक घोंगे को बहुत ही गंदी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से देख रहे थे, और फिर शायद वो तुम्हारे पिताजी ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था, मुझे सही से दिखा नहीं कि वो कौन था। सूची कहता है कि वो मेरे पिता ही होंगे, क्योंकि वो हाल ही में बहुत ही अजीब तरीके की हरकतें करने लग गए हैं। तभी कीरे कहते हैं क्या अजीब हरकतें। और फिर अगले सीन में ये लोग एक पार्क में झूले पर बैठे होते हैं, जहाँ जो कीरे और सूची से कहते हैं तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तभी सूची कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन फिर अचानक से कहता है कीरे चलो साथ में टाउन छोड़कर भाग चलते हैं। तभी कीरे कहती है क्या तुम्हारा क्या मतलब है टाउन छोड़कर भाग जाए। सूची कहता है हाँ, मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, चलो साथ में निकल चलते हैं इस टाउन से। मैं यहाँ इस टाउन में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, यहाँ बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हैं, और मैं साफ साफ देख सकता हूँ क्योंकि मैं दूसरे टाउन में भी रह चुका हूँ, और मुझे ये टाउन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं जब भी स्टेशन पे उतरता हूँ मुझे चक्कर सा आने लगता है। और तभी माइक में अनाउंसमेंट होती है कि 5 बज चुके हैं, और इस साउंड को सुनकर भी सूची का दिमाग खराब हो जाता है। कीरे कहती है अब हमें घर चलना चाहिए, और फिर दोनों उठकर घर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर घर जाते टाइम भी सूची रास्ते में जिस भी चीज को देखता है उसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगता। तभी कीरे इसे बड़बड़ाता हुआ देखकर बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। और फिर सूची कहता है नहीं कुछ नहीं। और अब यहीं पर यह दिन खत्म हो जाता है। और फिर अगले दिन सूची के पिता कीरे के पिता के घर आए थे, जहाँ पर मिस्टर गोशिमा, कीरे के पिता का नाम गोशिमा है, और वो उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हो। अब कीरे के पिता कुहार है तो बर्तन बना रहे होते, तभी जो सूची के पिता वो कहते हैं कि तुमने काफी अच्छे अच्छे डिजाइन वाले बर्तन बनाए, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब एक स्प्रियल का कमाल है। तभी जो कीरे के पिता वो चौंक जाते हैं क्या स्प्रियल, और फिर उन्हें याद अच्छा तुम इस चरखी की बात करो, स्पिनिंग व्हील, हाँ ये तो अच्छी चीज है, ये सब इसी की वजह से होता है। और तभी सूची के पिता अचानक से पूरे जोश के साथ बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए भी एक स्प्रियल डिजाइन वाला बाउल मतलब कटोरा बना सकती हो। और वो उन्हें समझाने भी लगते हैं कि स्प्रियल कुछ इस तरह से होता है जो कि ऐसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाता है गोल गोल करके। और ये भी कि उन्हें स्प्रियल कितना ज्यादा बढ़िया लगता है, वो कितना एडिक्टेड है स्प्रियल को लेकर, उन्हें जो भी चीज स्प्रियल जैसी दिखती है मतलब वो सबको कलेक्ट करने लग जाते हैं। उनके आसपास जो भी ये सब जगह वो स्प्रियल को ही खोजते रहते हैं। और ये सारी बातें कीरे भी सुन रही होती है पीछे से, वहाँ उसका छोटा भाई भी होता है। और यहाँ सूची के पिता कह रहे थे तुम पैसों की टेंशन मत लो, तुम बस अपना काम करो बढ़िया से बनाओ, मैं शहर के बेस्ट कुम्हार के पास आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम
बहुत ही अच्छी तरीके से बनाओगे, तुम पैसों की चिंता तो बिल्कुल ही मत लो। अब ये सब कहकर सुइची के पिता वहाँ से चले जाते हैं और फिर देखता है कि सुइची और कीरे जो है साथ में एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर जो है सुइची जो है कीरे से कहता है क्या मेरे पिता तुम्हारे घर पर आए थे? तभी कीरे कहती है हाँ वो आए थे मेरे घर पे। तभी सुइची उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना मेरे पिता के इस अजीब से व्यवहार के लिए। तभी कीरे कहती है वैसे तुम्हारे पिता स्प्रियल्स के पीछे इतना पागल क्यों है? लेकिन अगर देखा जाए तो स्प्रियल को पसंद करना कोई अजीब चीज नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कलेक्ट करते हैं जो उन्हें पसंद होती है। सुइची कहता है नहीं तुम नहीं समझ रही, शायद तुम्हें नहीं पता है, उन्होंने काम पर जाना भी छोड़ दिया, वो बस पूरा दिन इसी स्प्रियल को ही घूरते रहते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और यह सुइची के पिता का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिस पर स्प्रियल ना हुआ, जो भी चीज है सब पे स्प्रियल बना हुआ है, या फिर वो खुद भी एक स्प्रियल जैसा ही है और उनके डैड के हाथ में भी एक स्प्रियल जैसी चीज होती है और वो उसे घूर रहा होता है। और फिर इधर सुइची कहता है कीरे से कि जब वो स्प्रियल को देख रहे होते हैं तो उनकी आंखें भी सेम स्प्रियल की तरह इसे अराउंड घूमने लगती है। कीरे कहती है शायद वो ऐसा तुम्हें हंसाने के लिए करते होंगे। तभी सुइची कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे हंसाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि वो डिनर के टाइम पर भी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, उन्हें डिनर भी स्प्रियल जैसा चाहिए। जब तक उन्हें स्प्रियल नहीं दिखता तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते, यहाँ तक कि सूप को भी एक स्प्रियल की तरह बना देते हैं, तभी वो सेटिस्फाइड होते हैं और उसे खाते हैं, मतलब पीते हैं। और यहाँ तक कि वो नहाते टाइम भी टब में स्प्रियल बना लेते हैं, उसके बाद ही वहाँ उस टब में नहाते हैं। और ये सब सुनकर कीरे हंसने लगती है। तभी सुइची कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा शायद, क्योंकि मुझे भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर सुइची कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और खुद ही देख लो कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। और फिर दोनों साथ में टाउन की सड़कों पर चलते हैं। तभी सुइची कहता है मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि टाउन ही मेरे डैड को स्प्रियल के पीछे पागल करने का जिम्मेदार है। और फिर सुइची कीरे को बगल से जा रही होती नाली में देखने को कहता है देखो वहाँ पर कितने सारे भौरे हैं उस नाली में। तभी कीरे कहती है ऐसा तो बहाव की वजह से भी हो सकता है। तभी सुइची कहता है नहीं मुझे भी लगा था कि ऐसा बहाव की वजह से हो सकता है, लेकिन बगल वाले टाउन मिदुरियामा में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, इतने भौरे तो नाली में नहीं है। तभी कीरे कहती है शायद तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पिता जो स्प्रियल के पीछे इतने पागल है उसके पीछे टाउन ही जिम्मेदार है। और इतनी बातें होने के बाद वो दोनों आगे चल देते हैं। तभी जब वो सुइची के घर के पास पहुंचे तो उन्हें अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर जाकर वो लोग पास में देखते हैं तो वहाँ पर जो सुइची के पिता है वो उसकी मॉम के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, उन पर मारने जैसे मतलब हमला वगैरह कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों पास जाकर पूछते क्या कि हुआ क्या। तभी सुइची के डैड कहते हैं जब मैं घर से बाहर था तो इसने मेरे स्प्रियल के कलेक्शन को फेंक दिया। तभी सुइची की माँ सुइची के पिता से कहती है अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए, तुम्हें वापस से काम पर जाना चाहिए। तभी सुइची के जो पिता है वो अलग ही चीज बोल रहे हैं कि कह रहे हैं हमें अब स्प्रियल की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरा भी आवश्यकता नहीं कि मैं स्प्रियल को कलेक्ट करूँ, अब हम खुद की बॉडी में स्प्रियल को बना सकते हैं। और इतना कहते ही सुइची के पिता अपने चश्मे को उतारते हैं और फिर क्या अपनी आंखों को इतनी भयंकर तरीके से स्प्रियल के जैसे घुमाने लगते हैं जिससे देखकर सभी डर जाते हैं, कीरे की तो फट जाती है। और फिर दूसरा दिन शुरू होता है जहाँ पर कीरे के पिता कीरे से कहते हैं कि मैंने सुइची के डैड का जो ऑर्डर था वो बना दिया, क्या तुम उन्हें ये देकर आ सकती हो? तभी कीरे कहती है हाँ मैं उन्हें दे आऊंगी। और फिर कीरे सुइची के घर पहुंची। तभी सुइची का डैड कहते हैं सुइची तो पहले यहाँ से जा चुका है। फिर कीरे कहते हैं नहीं मैं तो यहाँ आपका ऑर्डर देने आई थी। तभी सुइची के पिता कहते हैं अच्छा ऑर्डर जो मैंने स्प्रियल बाउल बनाने को कहा था, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर कहता है देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर भाई अपनी जीभ को धीरे धीरे निकालता और इतनी भयंकर तरीके से स्प्रियल में बदल देता है ना कि कीरे की देखकर फट जाती है और वो चिल्लाते वहाँ से भाग निकलती है। और कीरे के यहाँ से भागते ही सुइची के डैड के घर के बाहर एक और ऑर्डर आता है। तभी सुइची के जो डैड है वो कहते हैं ओ मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर सुइची के पिता की मौत हो गई होती है। तभी कीरे यहाँ पर सुइची से मिलने आई होती है और फिर सुइची कहता है कीरे से क्या तुम मेरे पिता की मौत का कारण जानना चाहती हो? कीरे कहती है नहीं मुझे पता है कि तुम्हारे पिता सीढ़ियों से गिर गए थे जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तभी सुइची कहता है नहीं ये तो लोगों ने अफवाह फैला रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर सुइची बताने लगता है कि जब उसके पिता का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था तब वो और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर से सलाह लेने की उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वहाँ पर फैसला लेते कि अभी ने जो हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। और फिर उस दिन देर रात को ये लोग घर पर वापस आए, लेकिन घर पर वापस आने के बाद जो सुइची के पिता वो कहीं दिखाई नहीं देते, मिल ही नहीं देते। फिर उन्हें पूरे घर में खोजा, फिर अचानक से उन्हें एक बड़ा सा टब दिखाई दिया जो कि पहले तो बंद था। और फिर जब वो लोग उसे खोलने गए तो भाई उनका सर घूम गया यार, क्योंकि सुइची के पिता ने खुद को ही एक स्प्रियल बनाकर उस टब के अंदर बंद कर रखा था। और अब यहाँ सुइची कीरे से ये सब बता ही रहा था कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसके पिता ने ये सब कैसे किया कि इतने में ही पीछे आसमान में कुछ होने लगता है। और फिर जब वो आसमान में ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो धुआं है वो एक स्प्रियल का रूप ले रहा होता है। और अब आसमान में बनता है स्प्रियल, बल्कि कोई और नहीं भाई सुइची के डैड ही होते। और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। अगले पार्ट में तुम देखोगे भाई इसका उल्टा कि भाई कोई इंसान किसी चीज से किस हद तक नफरत कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर 2 पार्ट में, बट इस वीडियो में उसे नहीं बताने वाले क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही। तो अगर तुम चाहते हो तो भाई कमेंट करो, लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब भी करो। और अब बाय।